हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी 32 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि ना होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा वह देखा और वही अपने मेरा नाम अमन है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी करते थे। घर में अक्सर ऐसा समय आता था जब मैं खुद को अकेला पाता था, खासकर दोपहर में स्कूल से लौटने के बाद। कई बार मैं सोचता था कि काश घर पर कोई होता जो मेरा इंतजार करे, मेरी देखभाल करे। लेकिन यह उम्मीदें पूरी होती नहीं दिखती थी, जब तक कि एक दिन मेरी दीदी हमारे घर नहीं आ गई। मेरी दीदी, जिनका नाम स्नेहा था, कई सालों बाद हमारे घर आई थी। उनकी उम्र 22 साल थी और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। दीदी का घर आना मेरे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। जब पापा ने बताया कि दीदी कुछ समय हमारे साथ रहेंगी, तो मैं खुशी से झूम उठा। आखिरकार कोई तो था जो मेरे साथ रहेगा, मेरी बातें सुनेगा और मुझ पर ध्यान देगा। घर में कदम रखते ही दीदी ने मुझे देखा और मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अमन तो बहुत बड़ा हो गया है। उनकी आवाज में ऐसा अपनापन और प्यार था कि मुझे लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। वह एक अलग ही एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पापा ने दीदी को मेरे कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह अजीब होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अपना कमरा साझा नहीं किया था। लेकिन दीदी के साथ कमरा शेयर करना मेरे लिए किसी रोमांचक सफर की तरह था। मैं खुशी खुशी अपने कमरे को उनके साथ बांटने के लिए तैयार हो गया। दीदी के आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। जब मैं दोपहर में स्कूल से घर लौटता था, तो दीदी दरवाजे पर मेरा इंतजार करती थी। जैसे ही मैं अंदर आता, वह मेरे हाथ से स्कूल का बैग ले लेती और कहती, चलो पहले हाथ धो लो, फिर खाना खाओगे। उनकी यह छोटी छोटी बातें मुझे बहुत सुकून देती थी। दीदी मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। खाने पीने से लेकर होमवर्क कराने तक सब कुछ उन्होंने संभाल लिया था। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड की बीमारी का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही यह बीमारी मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। थायराइड की वजह से मुझे हर दिन एंटी थायराइड इंजेक्शन लेना पड़ता था। इंजेक्शन देने के लिए दोपहर में एक मेल नर्स घर आता था। जैसे नर्स होती हैं, वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करता था। वह रोज समय पर आता और मुझे इंजेक्शन देता। हालांकि यह सब मेरे लिए आसान नहीं था। इंजेक्शन की सुई चुभते ही मेरी आंखें भर आती, लेकिन मेरे पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखते ही देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। उनके आने के बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ने अपने कंधों पर ले ली थी। सुबह वह मुझे समय पर उठाती और स्कूल के लिए तैयार कराती। जब मैं दोपहर को स्कूल से घर लौटता, तो वह दरवाजे पर मेरा इंतजार करती। मेरे हाथ से बैग लेकर प्यार से पूछती, कैसा रहा आज का दिन। उनकी यह बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता था। मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। थायराइड के कारण मैं जल्दी थक जाता था और कई बार कमजोरी महसूस होती थी। दीदी को मेरी हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। वह मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखती। वह मेरे लिए घर पर पौष्टिक खाना बनाती और कहती, अमन, तुझे जल्दी ठीक होना है, यह सब तेरी सेहत के लिए जरूरी है। जब मेल नर्स मुझे इंजेक्शन देने आता, तो दीदी मेरे पास बैठ जाती। वह मेरा हाथ पकड़ती और कहती, डर मत, बस थोड़ी देर की बात है। उनका साथ पाकर मुझे हिम्मत मिलती थी। दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई।
मुझे समझ नहीं आया कि मैं अचानक क्यों जाग गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन मुझे अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वह हाथ मेरे शरीर पर धीरे धीरे घूम रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह गलती से हो रहा होगा, शायद नींद में दीदी का हाथ मुंह तक आ गया हो। लेकिन यह एहसास मुझे बेचैन करने लगा। मुझे किसी का इस तरह छूना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कुछ देर चुपचाप लेटा रहा और ये सोचता रहा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। दीदी से यह गलती से हो रहा होगा। आखिर वह मेरी बड़ी बहन थी जिन पर मैं भरोसा करता था। लेकिन अगले दिन जब मैं सो रहा था, फिर से वही हुआ। इस बार मैं पूरी तरह जाग गया था। दीदी का व्यवहार अब मुझे अजीब लगने लगा था। उनका यह स्पर्श पहले की तरह गलती नहीं लग रहा था। मैं अंदर से घबरा गया था। पहली बार मैंने दीदी को इस रूप में देखा था। ये वह दीदी नहीं थी जिन्हें मैं जानता था, जो मेरी देखभाल करती थी, जो मुझे पढ़ाई में मदद करती थी, जो मेरे लिए माँ की तरह थी। उनका यह अजीब व्यवहार मेरे लिए असहनीय था। मैंने उस रात कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप लेटा रहा, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? क्या यह सब मेरी गलत फहमी है? अगले दिन फिर वही हुआ। लगातार 2 रातों तक दीदी के इस व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। यह बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं दीदी का सामना करने की हिम्मत जुटाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे कैसे बात करूं। मैं डर रहा था कि कहीं मेरे बोलने से घर का माहौल खराब ना हो जाए। लेकिन मैं जानता था कि यह सही नहीं है। मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया तो मेरे मन में रात की बात घूम रही थी। मैं बहुत बेचैन था। खाना खाते समय मैं खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार दीदी से सवाल कर ही लिया। मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? मेरे सवाल को सुनते ही दीदी का चेहरा अचानक बदल गया। उनके हाव भाव में एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे मैं साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद दीदी ने जवाब दिया, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। उनकी आवाज में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उनका जवाब सुनकर मैं थोड़ा शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। आखिर दीदी मेरी बड़ी बहन थी जो मेरी देखभाल के लिए यहाँ आई थी। मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और सोचा कि यह सब सच में सपनों की वजह से हो रहा होगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उनके बदले हुए हाव भाव और झिझक भरे जवाब ने मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ दिया था। मैं इसे भले ही नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डर और शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उस दिन के बाद मैं दीदी के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मुझे उनके कुछ और बर्ताव अजीब लगने लगे। अब मैं खुद को असहज महसूस करने लगा था। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकल चारों ओर नजर दौड़ाया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उसे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है। क्यों,
बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है, लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की डाह हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए अमन, तुम अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमन तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना के दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूं, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के कुछ ही देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल ली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ। कमरे में पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जोर से कहा, लगता है किचन से पानी लेना पड़ेगा। मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि दीदी भी जाग रही हैं। मैं उनकी हरकतों को समझना चाहता था और देखना चाहता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कमरे से बाहर निकला, लेकिन किचन की ओर जाने के बजाय मैं मम्मी पापा के कमरे की ओर बढ़ गया। उनका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जब मैंने अंदर झांका तो मैंने देखा कि मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर मेरे दिमाग में कुछ बातें साफ हो गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। मैं उस वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर कई सवाल और डर उठने लगे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने देखा कि दीदी उसी जगह लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो, लेकिन मैं जानता था कि वह जाग रही थी। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था और अब मुझे यकीन हो गया था कि उनके व्यवहार के पीछे कोई वजह है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मुझे उनसे अकेले में बात करनी थी। मैंने तय किया कि मैं जल्द से जल्द दीदी से इस बारे में सवाल करूंगा। मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। यह सब मुझे अंदर से परेशान कर रहा था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी, दीदी का अजीब व्यवहार, मम्मी पापा का वह दृश्य और मेरे मन में उठते सवाल। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ, जहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि मेरे सामने 10वीं का एग्ज़ाम है, इसलिए छुट्टियों का इस्तेमाल मुझे अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करना चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका फैसला पक्का था। उन्होंने कहा, अमन, यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियाँ शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में मैं और दीदी अकेले रह गए।
मुझे पता था कि दीदी भी घर पर अकेले होने के कारण थोड़ा उदास होंगी। मैं उनके पास जाकर बैठा और हंसते हुए कहा, दीदी, अब तो तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी, है ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमन, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान लिया। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खींचवा। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वह मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जेब गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मामी नहीं, लेकिन दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ? अमन, मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी, ये मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसक बंद कर ली और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, अमन, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो। दीदी जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुदा मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसकी बात पर मैंने सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में ब्रदर ने मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, अमन, मैंने खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हॉल में भी पानी पूरी खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, अमन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे।
मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा। वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझसे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा जो पहले मुझे अजीब या असहज लगता था। धीरे धीरे वह रिश्ते की एक नई दिशा में बढ़ने लगा और मैं महसूस करने लगा कि कुछ बदल रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से चौंका दिया। मेरे शरीर में अचानक कुछ बदलाव महसूस होने लगे। मुझे बहुत चक्कर आने लगे और मैं बहुत कमजोर महसूस करने लगा। घर वालों ने मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि अचानक क्या हुआ था। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने तक मैं आईसीयू में था और इसके बाद डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया कि मेरी हालत की वजह एक अजीब बीमारी थी। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे एक मानसिक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। मैं अपनी कल्पनाओं में खो गया था और वास्तविकता से बहुत दूर चला गया था। डॉक्टरों ने मम्मी पापा से कहा कि वे अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मेरे मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वे मुझसे सही समय पर बात नहीं कर पाए। डॉक्टरों के साथ बातचीत के बाद वे समझ गए कि मेरी बीमारी की वजह क्या थी। उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि अमन को पिछले 1 महीने में मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह अपनी दीदी को देखता और महसूस करता कि प्यार सिर्फ लड़के और लड़की के बीच ही हो सकता है। दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैं उसे और उसके प्रेमी को एक साथ देखता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ वह दोनों हैं। यह सब देखकर मुझे प्यार और रिश्तों के बारे में गलत विचार आने लगे। इसके बाद मैंने मोबाइल पर गलत चीजें देखनी शुरू कर दी और गलत रास्ते पर चलने लगा। मेरे विचारों का असर मेरे शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ा और धीरे धीरे मैं कमजोर होता गया। मुझे बार बार चक्कर आने लगे और मेरी स्थिति और बिगड़ने लगी। जब यह स्थिति और गंभीर हो गई तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इस सब के लिए मेरी फैमिली भी जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने समय पर मेरी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जब डॉक्टरों ने यह सब मम्मी पापा को बताया तो दीदी भी वहां मौजूद थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर परिवार के लोग एक दूसरे से सही समय पर बात करते तो शायद यह स्थिति नहीं आती। दीदी की आंखों में एक अलग सी चमक थी और मुझे तब एहसास हुआ कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। दीदी के गले में मंगलसूत्र देखकर मुझे यह सब समझ में आया। यह सब मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जो मैं महसूस कर रहा था वह सही था या नहीं। यह एक ऐसा मोड़ था जहां मुझे अपनी भावनाओं और विचारों को समझने की ज़रूरत थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, अमन, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह मेरी भी गलती थी। दीदी की बातों ने मुझे गहरे तक छुआ, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उस समय मैं बोलने में असमर्थ था। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बीमारी हो गई थी और मेरी मानसिक स्थिति के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। यह सब मेरे लिए एक बड़ी उलझन थी। जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला
तो मम्मी पापा ने तय किया कि वे अब मेरी देखभाल खुद करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया और मुझे यह एहसास होने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच भी एक गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। मम्मी पापा ने मुझे यह सिखाया कि परिवार का साथ और ध्यान बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। वे अब मेरे साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को अपने माता पिता से जितना प्यार और ध्यान मिलता है, वह किसी और रिश्ते से नहीं मिल सकता। यह एक सच्चा और शुद्ध रिश्ता होता है जो बिना किसी शर्त के होता है। यह अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मैंने यह समझा कि किसी भी रिश्ते की मजबूती और सुंदरता उसके भीतर के विश्वास और समझ पर निर्भर करती है। मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि हमें कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल कई माता पिता अपने करियर को लेकर इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अनजाने में अपने बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि करियर की दौड़ में बच्चों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जब माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होते हैं तो बच्चों को अकेलापन महसूस होता है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अकेलापन, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें, तो हमें उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें रोज उनसे बातें करनी चाहिए, उनके मन की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमें उन्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहिए ताकि वे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। यह छोटी छोटी बातें बच्चों को मानसिक शांति और खुशी देती हैं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। यह एक ऐसा सच है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ जुड़ना और उन्हें प्यार देना उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें, तो बच्चे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनका मानसिक स्वास्थ्य और खुशी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को हर कदम पर समर्थन और प्यार देना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें और खुश रह सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।